गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अभिनव जैतवाल फ्रॉम जीपीसी करौली। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 204 सब्जेक्ट के चैप्टर 1 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट जैसे कि मास, लेंथ या टाइम की सहायता से इंडिकेट करने की क्रिया को मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में इंडिकेट करने के लिए आवश्यक है। मेजरमेंट के लिए यूज़ होने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मेजरिंग प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से टेक्निकल फील्ड में कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीजन माप सकते हैं। इनकी खासकर 2 विशेषताएं होती हैं। पहली कि सर्किट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और कम पावर यूज़ होता है। जैसे हम स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास कुल मिला के कितनी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं? 7। कौन सी? वेट की वेट जो कि है केजी, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला और लेंथ की मीटर। ओके। सामने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक फ्लो चार्ट है जिसमें 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेजरिंग में, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल फॉर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इज गैल्वेनोमीटर। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को फर्दर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पहला है इंडिकेट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जो कि फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे और जिसे और किसी इंस्ट्रूमेंट से तुलना की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड आर गिवन बाय दीज इंस्ट्रूमेंट। इसके कुछ एग्जांपल है, वो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, रिलेस करंट बैलेंस और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर। ये सारे एग्जांपल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बहुत डीप में, लेकिन अभी हम इसका एक एग्जांपल्स के तौर पे ही यहाँ पे कंसिडर करते हैं। दूसरा है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। इसमें कैलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं होती और ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। पहला है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट सर्किट में कनेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। इंडिकेटिंग में क्या होता है, जैसे ही इनपुट दिया जाएगा उसके पैरेलली आउटपुट मिलेगा, जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर। इनपुट जाते ही आउटपुट सेम प्रपोर्शन में आ जाएगा। दूसरा है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, कंटिन्यूस, मतलब टाइम के हिसाब से कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग होती रहेगी पीरियोडिक वेव में। अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन बाय दीज इंस्ट्रूमेंट। तीसरा है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज मेजर्ड बाय दीज इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है फोर्स ऑन द पॉइंटर। Every electrical instrument needs a force on the moving system to indicate and or represent the quantity being measured। यानी अगर मेरे पास सुई हिल रही है तो सुई हिलने के लिए भी एक फोर्स चाहिए होता है ना। अब वो फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगा, इसलिए इंस्ट्रूमेंट में इसके कुछ मेथड है, कई इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से वो फोर्स को अपन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि है मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स या इंडक्शन इफेक्ट। इनके बारे में भी हम आगे काफ़ी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इस चैप्टर पे रिटेन करते हैं और आगे देखते हैं इस चैप्टर में और क्या ब्रीफ डिस्कशन है। अब हम पढ़ते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंसेस। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो हर इंस्टांस पे अपना टाइम देते हैं। जैसे कि आप एक साइकिल देख रहे हैं तो उसका आउटपुट जब आएगा तो वो भी हर इंस्टांस पे आएगा, जबकि डिजिटल में ऐसा नहीं होता, वो डिस्क्रीट वेज में होता है। मीन्स किसी इंटरवल पे वो 0 होगा, अगले इंटरवल पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या कोई अदर वैल्यू
हो सकती है। ये एक्यूरेसी एनालॉग की कम होती है, डिजिटल की हाईली एक्यूरेट होते हैं। पावर एनालॉग में ज़्यादा चाहिए होती है, डिजिटल में लेस पावर चाहिए होती है। सेंसिटिविटी एनालॉग में ज़्यादा चाहिए और डिजिटल में कम चाहिए होती है। कॉस्ट एनालॉग की कम है, डिजिटल की ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स। और रेजोल्यूशन भी एनालॉग का कम है और डिजिटल का ज़्यादा है। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कुल मिला के कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसमें होनी या नहीं होनी चाहिए एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लीनियरिटी, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन। ये सब अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है और किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को और बेटर बनाती है। और जैसे कि ड्रिफ्ट, डेड टाइम, एरर, ये ऐसी हैं जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट को की एफिशिएंसी कम करती है, उसको डिग्रेड करती है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली डेफिनेशंस देखते हैं। एक्यूरेसी, इट इज़ अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू है जो हमने अपनी नापी, और ट्रू वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू जो उसकी होनी चाहिए। प्रिसीजन, प्रिसीजन को देखने के लिए हम पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे कि मान के चलिए 92 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है एक सर्किट में। तो मेरे पास एक बच्चा एक ए है, दूसरा बच्चे का बी है। तो ए बच्चा जो रीडिंग लेगा वो जैसे रीडिंग ले रहा है 91, 92, 93, और दूसरे बच्चे की आ रही है 90, 90.2 और 90.1। अब हम देख रहे हैं एक्यूरेसी ए की ज़्यादा है क्योंकि इसकी एक बार रीडिंग 92 आ चुकी है और बाकी की रीडिंग भी आसपास है, 92 के ज़्यादा क्लोज है। तो ये क्या, इस बच्चे को मैं कहूँगा ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रीडिंग ले रहा है। लेकिन वहीं पे दूसरा जो बच्चा है उसकी रीडिंग ट्रू वैल्यू से तो दूर है, लेकिन जो उसकी रिपीटेड वैल्यू आ रही है वो काफ़ी क्लोज है, जैसे कि 90, 90.2 और 90.1। तो इस चीज़ को मैं, इस बच्चे को मैं बोलूँगा ज़्यादा प्रिसीजन से रीडिंग ले रहा है, हालांकि एक्यूरेट नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों से इंटरलिंक नहीं है। हो सकता है कि ज़्यादा एक्यूरेसी किसी की हो लेकिन प्रिसाइज नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट नहीं हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, नीचे 3 डॉट हैं अलग अलग सर्किल में, और मेरे पास जो टारगेट है वो है इनर सर्किल। तो मैं कहूँगा ना तो नॉट एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। मिड वाले सर्किल्स में मैं दूसरे वाले में देखूँगा कि ये प्रिसाइज है क्योंकि इसकी रीडिंग आसपास है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मेन टारगेट जो इनर मोस्ट सर्किल है उसमें रीडिंग्स नहीं आ रही है। जबकि लास्ट सर्किल में ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी। दूसरी देखते हैं हम लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या होती है कि इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोपोर्शनल में है तो वो लीनियर है, यानी इनपुट के साथ साथ डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है तो वो लीनियर सिस्टम है। और अगर ये सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, मींस इसका वेरी कर रहा है किसी और फैक्टर से, लीनियर फैक्टर के अलावा किसी और फैक्टर से, तो वो नॉन लीनियर है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि एक लीनियर स्केल बना हुआ है 1 मीटर में ऊपर वाले में, जिसमें कि एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम रीडिंग्स है, जैसे 1 2 के बीच गैप 1 है, फिर 2 3 के बाद सेम गैप है। इफ डिफ्लेक्शन इज proportional to the input quantity then it is a linear instrument, means deflection is directly proportional to output, for example PMMC। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं देखता हूँ कि ये दोनों इसके बीच गैप है, जैसे 1 1 उसके बाद 5 उसके बाद 20 सेम गैप में, फिर है 50, यानी गैप सेम है लेकिन रीडिंग्स अलग अलग है, यानी नॉन लीनियर है। If the scale is non-linear in nature, the instrument comes under non-linear categories where the scale is not distributed uniformly. For example, MI type instrument or ESP type instruments. नेक्स्ट कैटेगरी है सेंसिटिविटी, और या फिर मैं इसको फिगर ऑफ मेरिट की भी कह सकता हूँ, या फिर सेलेक्टिविटी फैक्टर भी। ये होता क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। आउटपुट और इनपुट का रेशियो ही सेंसिटिविटी कहलाता है। सेंसिटिविटी कैन बी क्लासिफाइड एज स्टैटिक सेंसिटिविटी और डायनामिक सेंसिटिविटी। स्टैटिक सेंसिटिविटी यानी मैग्नीट्यूड उसका लीनियर होता है आउटपुट और इनपुट का, और डायनामिक सेंसिटिविटी में नॉन लीनियर होता है।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, जब स्मॉलेस्ट चेंज इन द आउटपुट होता है ना जो मीटर में, वो रेजोल्यूशन कहलाता है। मीन्स जैसे एक पहले वाले डायग्राम में मैं देख रहा हूँ, उसमें 2 बड़े डिवीजन के बीच 10 छोटे डिवीजन है, वहीं सेकंड डायग्राम में 2 बड़े डिवीजन के बीच 5 छोटे सब डिवीजन है। यानी पहले वाली के सेंसिटिविटी की रेजोल्यूशन क्या हुआ 10 डिवीजन का, और दूसरे वाले का 5 डिवीजन का। इसमें यानी छोटे से छोटा जो चेंज है जो कि आउटपुट डिफ्लेक्ट करता है वो रेजोल्यूशन है। कई बार क्या होता है, मैं इनपुट तो देता हूँ लेकिन आउटपुट नहीं आता, क्योंकि वो मीटर उसको सेंस नहीं कर पाता। यानी जो सेंसिबल इनपुट की आउटपुट प्रोड्यूस कर सके वो रेजोल्यूशन कहलाता है। रेजोल्यूशन का एक फॉर्मूला भी है, वो है फुल स्केल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इनटू फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब जितना छोटा चेंज, जैसे कि एक एग्जांपल देखो, कोई कार है जिसके स्पीडोमीटर में सब डिवीजन है 10 किलोमीटर पर आवर का, और दूसरे में 5 किलोमीटर पर आवर का, तो रेजोल्यूशन किसका ज़्यादा हुआ 5 किलोमीटर पर आवर का, क्योंकि ये चेंज 5 वाले भी चेंज कर रहा है, जबकि बड़ा वाले में क्या हो रहा है 10 के चेंजेस में अपन को रीडिंग शो हो रही है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। विथ 0 से 200 वोल्ट मूविंग कॉइल टाइप वोल्ट मीटर, यानी रेंज कितनी है 0 से 200 वोल्ट की, इज हैविंग अ 100 डिवीजन, इफ 1/10 ऑफ द डिग्री ऑफ इट्स फेयरनेस ऑफ एक्यूरेसी देन रेजोल्यूशन इज। जैसे कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, यानी फुल स्केल रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन है 200/100 इंटू डिग्री ऑफ फेयरनेस 1/10, जो कि है 0.2 वोल्ट। यानी इस मीटर का रेजोल्यूशन क्या है वोल्ट मीटर का 0.2 वोल्ट। नेक्स्ट ड्रिफ्ट टाइम। अब तक जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे वो अच्छे के लिए होते हैं एक मीटर के लिए। अब है जो कि मीटर को डिग्रेड करते हैं। पहला है ड्रिफ्ट। इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ आउटपुट इवन दो देयर इज नो चेंज इन इनपुट, इट इज़ अ मोस्ट अनवांटेड थिंग अकर इन आर इंस्ट्रूमेंट। यानी आउटपुट में चेंज आ गया, हालांकि मैंने इनपुट दिया नहीं है, क्योंकि उसमें रेसिड्यूज की वजह से, रेसिड्यूज मतलब क्योंकि सिस्टम में जो पहले से ही करंट जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वजह से कोई चेंज आ रहा है, तो वो क्या होता है ड्रिफ्ट। यानी आउटपुट शो हो रहा है बिना इनपुट के, तो वो है ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है डेड टाइम। इट इज़ अ टाइम अप टू विच देयर इज नो रिस्पॉन्स इवन दो देयर इज अ चेंज इन इनपुट इज नोन एज डेड टाइम। हमने जैसे कि आप एक जानते हैं कि जो डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड सिलिकॉन का, उसमें 0.7 वोल्ट तक कोई आउटपुट नहीं आता है। मीन्स 0.7 वोल्ट तक कोई, अगर मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट क्या होगा 0। यानी जो उस टाइम का पीरियड है वो होता है डेड टाइम, कि इस टाइम के लिए मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो ये होगा डेड टाइम। नेक्स्ट है एरर। एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये होता है एब्सोल्यूट एरर। यानी जो मेरे पास ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए थी और जो मेरे पास मेजर हो रही है उनके बीच का डिफरेंस है कहलाता है एरर। अगर इसको मैं ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दूं एब्सोल्यूट एरर को, तो मेरे पास होगा रिलेटिव एरर, यानी एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होगा, इसी चीज़ को रिलेटिव एरर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो है परसेंटेज रिलेटिव एरर, जो कि है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर फर्दर डिवाइड है स्टैटिक एरर में, रैंडम एरर में और ग्रॉस एरर में। स्टैटिक एरर जैसे कि एनवायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर, ऑब्जर्वेशन एरर, कैलिब्रेशन एरर और ह्यूमन एरर। रैंडम एरर जैसे कि जजमेंट एरर और इंडिपेंडेंट एरर। ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर होते क्या हैं, ये होता है ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से जो भी एरर प्रोड्यूस होते हैं ना वो होते हैं ग्रॉस एरर। जैसे कि मैंने कैलकुलेशंस में गलती की, फॉर्मूला मेमोराइजिंग में गलती की, रॉन्ग फॉर्मूला यूज़ किया, गलत डाटा रिकॉर्ड किया, जैसे कि जो मेरी गलती से यानी ह्यूमन की गलती से वो होता है ग्रॉस एरर। इसको अपन केयरफुली और फोकस से मेजरिंग और रीडिंग कैलकुलेशन के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दे आर मेनली inherent shortcoming of the instrument due to friction error, stresses error and loading effect etc. मीन्स कि इंस्ट्रूमेंट में कोई मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक्स होती है उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। एनवायरमेंट एरर
जो कि बाहरी एनवायरनमेंट जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, इनकी वजह से कोई इंस्ट्रूमेंट में फर्क पड़ रहा है तो वो होता है एनवायरमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशन एरर, ऑब्जर्वेशन एरर होता है जो अपनी आंखों की वजह से अपन ने ढंग से उसको देखा नहीं, वो होता है ऑब्जर्वेशन एरर। किसी भी मीटर को जब उसकी रीडिंग अपन को नोट करनी है तो उसके परपेंडिकुलर ही अपन को देखना पड़ेगा। अगर अपन राइट साइड में देखेंगे तो रीडिंग ज़्यादा आएगी और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो रीडिंग कम आएगी। जैसा कि मैंने 4 डायग्राम्स में देख रहा हूँ, अगर मैं रीडिंग एकदम मिड से ली है तो रीडिंग एकदम कैलकुलेशन आएगी, करेक्ट रीडिंग। मिड वाला डायग्राम देखिए आप नीचे की तरफ, लेफ्ट में देखेंगे आप इनकरेक्ट रीडिंग है, क्योंकि लेफ्ट से रीडिंग लिए और राइट वाले में राइट से लिए तो रीडिंग कम आएगी। तो इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एरर भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन एरर का एक नाम है पैरेलैक्स एरर। तो इस एरर को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री से यानी इसके जस्ट परपेंडिकुलर खड़े होके मैं रीडिंग नोट करूँगा। रैंडम एरर, देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न फॉर एरर। ये रैंडम एरर का कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, इसलिए उसको हम अवॉइड भी मुश्किल से ही कर पाते हैं। लेकिन इसका होना नहीं होना भी ज़्यादा फर्क नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा बड़े अपन की रीडिंग में ज़्यादा वेरिएशन नहीं डालते हैं। ये इतना होता है कि इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। और अगर अपन को हटाना भी है, कुछ स्टैटिकल एनालिसिस है जैसे कि अपन ने मैथ्स में पढ़ा है, मीन, मून, मीडियम, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह, तो इससे हम रेंडम एरर को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, तो आज हम यहीं अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।